नमस्कार। तो चलिए आज की इस दिलचस्प चर्चा में सीधे डाइव इन करते हैं। आज हम जिस शख्सियत की कहानी को डिकोड करने वाले हैं ना, वो भारतीय इतिहास की शायद सबसे आकर्षक, सबसे कॉम्प्लेक्स और सच कहें तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग कहानियों में से एक है। भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कहानी। आज उनके सफर, उनके फैसलों और सत्ता के उन विरोधाभासों को बिल्कुल सीधे और स्पष्ट रूप से समझा जाएगा। जरा इस कोट को देखिए। 1977 में कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष डी.के. बरुआ ने एक बड़ा ही ड्रामेटिक बयान दिया था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। मतलब सोचिए जरा, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये स्टेटमेंट हमें साफ साफ बताता है कि उस वक्त सत्ता का स्केल क्या था और उनके शासन के इर्द गिर्द कल्ट ऑफ पर्सनालिटी किस हद तक कायम हो चुका था। लेकिन ये सब रातों रात तो हुआ नहीं होगा, राइट? तो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि राजनीति में आने से हिचकिचाने वाली एक उत्तराधिकारी आखिर भारत की सबसे पावरफुल और सबसे पोलराइजिंग प्रधानमंत्री बन कैसे गई। आइए आज इसी सफर को बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली यानी शुरुआत से ट्रैक करते हैं। पार्ट 1, द रिलक्टेंट हेयर, यानी एक ऐसी उत्तराधिकारी जिसकी सत्ता में कोई खास दिलचस्पी थी ही नहीं। इस कहानी की शुरुआत होती है उनके शुरुआती जीवन से। इलाहाबाद का एक बेहद अकेला बच्चा जो आगे चलकर एक पॉलिटिकल टाइटन बनने वाला था। देखिए, उनका बचपन काफी अकेलापन भरा रहा। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू जी, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, वो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अक्सर जेल में ही रहते थे। कम उम्र में ही ट्यूबरक्लोसिस से उनकी मां का निधन हो गया। पढ़ाई भी रुक रुक कर हुई, यहाँ तक कि हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्हें ऑक्सफोर्ड से ड्रॉप आउट भी करना पड़ा। फिर उन्होंने फिरोज गांधी से शादी की। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1950s के दशक में उन्होंने अपने पिता के असिस्टेंट के तौर पे काम करना शुरू किया। कांग्रेस की महिला विंग को ऑर्गेनाइज किया और आखिरकार राज्यसभा तक पहुंची। सत्ता के इतने करीब होना अनजाने में ही सही उनके भविष्य की नींव तैयार कर रहा था। अब आते हैं पार्ट 2 पर, राइज ऑफ द आयरन लेडी। यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है और ये शिफ्ट आपको इस बात से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद जब वो प्रधानमंत्री बनी, तो पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने उनकी एम्बिशन का एकदम गलत अंदाजा लगाया। राइवल पॉलिटिशियंस ने उन्हें एक कमजोर कठपुतली समझकर गूंगी गुड़िया बुलाना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि इन्हें तो आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर 1971 की मिलिट्री विक्ट्री के बाद उसी जनता और विपक्ष ने उन्हें देवी दुर्गा का टाइटल दे दिया। एक कठपुतली से लेकर देवी तक का ये ट्रांसफॉर्मेशन, यही तो है उनके आयरन लेडी बनने की असली कहानी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 93,000। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ये उन पाकिस्तानी सैनिकों का नंबर है जिन्होंने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। टू पुट दैट इन पर्सपेक्टिव, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का ये सबसे बड़ा सरेंडर था। इस एक ऐतिहासिक जीत ने सिर्फ बांग्लादेश नाम के एक नए देश को ही नहीं बनाया, बल्कि भारत को भी साउथ एशिया की एक अनडिस्प्यूटेड डोमिनेंट पावर के रूप में स्थापित कर दिया। इस पॉइंट पर उनकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी। अब बात सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की नहीं थी, डोमेस्टिक फ्रंट पर भी उन्होंने कुछ बहुत बड़े और ऐतिहासिक कदम उठाए। उनका गरीबी हटाओ कैंपेन एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने रूरल कास्ट्स और लोकल पावर डायनामिक्स को बाईपास करते हुए सीधे आम जनता से कनेक्शन बनाया। फिर आई हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसने अकाल झेलने वाले हमारे देश को अनाज के मामले में पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। इकोनॉमी को सेंट्रलाइज करने के लिए उन्होंने 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। आप यकीन मानिए, इसके बाद बैंक एडवांसेस में सीधा 11,000% का जंप देखने को मिला। और हाँ, पूर्व रियासतों के राजघरानों को मिलने वाली पेंशन, जिसे प्रिवी पर्स कहा जाता था, उससे भी उन्होंने खत्म कर दिया। ये सारे सोशलिस्ट झुकाव वाले रिफॉर्म्स इसलिए लाए गए थे ताकि गरीबों को एम्पावर किया जा सके और साथ ही पावर को सेंटर में अपने हाथों में मजबूत किया जा सके। इसी पॉपुलैरिटी की लहर पर सवार होकर 1974 में एक और बड़ा फैसला लिया गया। भारत ने स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम से अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया। अब देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर तो इसकी भारी आलोचना हुई, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर इसने उनकी लोकप्रियता को एकदम पीक पर पहुंचा दिया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया था कि वो भी अब न्यूक्लियर क्लब का हिस्सा है। चलिए अब बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, द स्टेट ऑफ इमरजेंसी, भारतीय लोकतंत्र का वो दौर जिसे सबसे विवादित माना जाता है। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये समझना है कि आखिर ऐसा कौन सा लीगल मैकेनिज्म था जिसका इस्तेमाल किया गया। देखिए, उस वक्त देश भर में लगातार प्रोटेस्ट और हड़तालें चल रही थी।
तो संविधान के आर्टिकल 352(1) का इस्तेमाल किया गया, जो प्रेसिडेंट को इंटरनल डिसऑर्डर यानी आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी डिक्लेयर करने का अधिकार देता है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि सरकार को अब बिना पार्लियामेंट्री डिबेट के सीधे डिक्री या अध्यादेश के जरिए राज करने की अनियंत्रित पावर मिल गई। तो ये पूरी सिचुएशन स्नोबॉल कैसे हुई, इस टाइमलाइन को देखिए। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनावी कदाचार के आरोप में इंदिरा गांधी जी के 1971 के इलेक्शन को वॉइड यानी रद्द कर दिया। इसके बाद उन्होंने रिजाइन करने से साफ मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उधर सड़कों पर विरोध बढ़ता जा रहा था और फाइनली 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। बस फिर क्या था, सिविल लिबर्टीज यानी नागरिक अधिकार तुरंत सस्पेंड कर दिए गए और रातों रात ऑपोजिशन लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस इमरजेंसी का स्केल क्या था, ये आपको इस नंबर से समझ आएगा, 1 लाख। इस दौरान 1 लाख से ज्यादा राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और सरकार से असहमति जताने वालों को जेल में डाल दिया गया, और वो भी बिना किसी प्रॉपर लीगल प्रोसेस के। एक तरह से पूरे देश पर एक भारी सन्नाटा सा छा गया था। और इसी दौर में उदय होता है उनके छोटे बेटे संजय गांधी का। हैरानी की बात तो ये है कि उनके पास सरकार में कोई इलेक्टेड पोजीशन नहीं थी, फिर भी इमरजेंसी के दौरान उनके पास बेहिसाब ताकत आ गई थी। क्रिटिक्स तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने बाकायदा एक पुलिस स्टेट चलाया और कई एक्सट्रीम गवर्नमेंट पॉलिसीज को सीधे तौर पर ऑर्केस्ट्रेट किया। ये उस दौर में पावर के सेंट्रलाइजेशन और नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद का एक बहुत ही बड़ा और कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल है। अब चलते हैं पार्ट 4 पर, फॉल एंड पॉलिटिकल रिटर्न, जहां हम देखेंगे इस कहानी का अगला सबसे ड्रामेटिक पिवट। अब देखते हैं कि ये सिचुएशन आगे कैसे बिल्ड होती है। 1977 में जब इलेक्शन हुए तो जनता पार्टी के अलायंस ने उन्हें बहुत ही करारी शिकस्त दी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 1978 में नई सरकार ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और इसका नतीजा, उनके सपोर्टर्स इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने बाकायदा एक प्लेन ही हाईजैक कर लिया। इस अरेस्ट से उन्हें लोगों की सिंपैथी वापस मिलने लगी। दूसरी तरफ जनता पार्टी का कोalition अपनी ही आपसी लड़ाई की वजह से 1979 में कोलैप्स हो गया और फिर 1980 में इंदिरा गांधी ने एक लैंडस्लाइड मेजॉरिटी के साथ सत्ता में अपनी जबरदस्त वापसी की, मतलब व्हाट अ कमबैक। पार्ट 5, असैसिनेशन एंड कॉम्प्लेक्स लेगेसी। ये उनके जीवन का आखिरी और सबसे ट्रैजिक चैप्टर है। 1980 की वापसी के बाद उनका फोकस पंजाब में बढ़ते हुए क्राइसिस पर शिफ्ट हो गया। 1984 में उन्होंने आर्म्ड सिख मिलिटेंट्स को हटाने के लिए इंडियन आर्मी को अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में एंटर करने का ऑर्डर दिया। इसी को हम ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं। इस ऑपरेशन में उस पवित्र श्राइन को बहुत भारी नुकसान पहुंचा और कई लोगों की दुखद जान गई। इस इंसिडेंट को लेकर उन्हें भारी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और मिलिट्री में बगावतें भी हुई। इन सब के बीच 30 अक्टूबर 1984 को उन्होंने एक स्पीच दी थी। जरा इन शब्दों को सुनिए, मैं अपनी आखिरी सांस तक सेवा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मैं कह सकती हूं कि मेरे खून की एक एक बूंद भारत को नई ऊर्जा देगी। ये उनका आखिरी भाषण था और सच कहूं तो ये शब्द एक तरह से प्रोफेसी यानी एक भविष्यवाणी बन गए, क्योंकि ठीक अगले दिन 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली में उनके ही आवास के गार्डन में उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ये अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिक और शॉकिंग मोमेंट था और इस असैसिनेशन के तुरंत बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। पूरे देश में ट्रैजिक एंटी सिख दंगे भड़क उठे। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है उनकी लेगेसी का ये एक्सट्रीम पैराडॉक्स। एक तरफ वो एक जियोपॉलिटिकल विनर थी जिन्होंने साउथ एशिया में भारत का दबदबा सिक्योर किया। गरीब उन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन और एंटी पॉवर्टी कैंपेन्स के कारण अपनी मदर इंदिरा मानते थे, लेकिन ठीक उसी समय दूसरी तरफ वो एक ऐसी ऑथोरिटेरियन रूलर भी थी जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सस्पेंड कर दिया था और भारतीय राजनीति में एक्सट्रीम पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन और नेपोटिज्म को कल्टिवेट किया। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। जब हम उनके पूरे टेन्यूर को देखते हैं तो इतिहास को उनकी इन अनडिनाइबल अचीवमेंट्स और उनके ऑथोरिटेरियन एक्शंस, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे करना चाहिए? क्या अचीवमेंट्स डेमोक्रेटिक राइट्स के हनन को जस्टिफाई कर सकती हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के हमारे इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।